गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में इकाई 1 में पढ़े थे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इसका अर्थ कि विज्ञान और तकनीक जो इस समय बढ़ गया है, इसमें नया प्रगति क्या हुआ है। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे संचार के क्षेत्र में प्रगति, फिर शिक्षा और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति हम लोग पढ़े थे। इन्हें भी जाने हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आइए अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। आज हम लोग इस वीडियो का प्रारंभ करेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत ही उन्नति की है। रक्षा और प्रतिरक्षा, दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा जो की जा रही है, इसमें एक तकनीकी और विज्ञान बहुत सहायक है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको कहते हैं DRDO, इसका गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, वैकुंठ बैरेज प्रणाली DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। कराए कि DRDO का गठन किया गया। DRDO का मतलब होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। किस लिए गठन किया गया? रक्षा के लिए, अपने देश के रक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। और रक्षा प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी का अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, और विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, वैकुंठ बैरेज प्रणाली, ये सब DRDO की नवीनतम उपलब्धियां हैं, नई नई खोज हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत किस किस का प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। बच्चों, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र 1.5 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व बैलिस्टिक, और यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल है चित्र 1.6 में, इसका प्रक्षेपण किया गया था। आगे देखिए, जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ है। जल अभियानों के संचालन के लिए क्या क्या? समुद्री बेड़े और क्या? सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विकास हुआ। राष्ट्रपति, जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम आप जानते ही होंगे। राष्ट्रपति भी हुआ करते थे डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने
1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। बच्चों, मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये तो था रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम प्रगति। आगे हम चलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, देखें, पहले चिकित्सालयों में आधुनिक मशीन जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों के जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। बच्चों, केवल एक्सरे और स्कैनर, एंडोस्कोप से ये सब काम नहीं चलने लगा, तो आज बहुत सारे चिकित्सा पद्धति की खोज हुए। देखिए, यहाँ लिखा है, अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग हुआ। ये निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक कौन कौन से हैं? रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको MRI बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT बोलते हैं, सोनोग्राफी, ये सब इनका विकास हुआ है। इस समय नए ज़माने में नई तकनीक के रूप में इस क्षेत्र में टेलीचिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। टेलीचिकित्सा भी एक नवीनतम उपलब्धि है। बच्चों, इसके अंतर्गत 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा की नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि है। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की है। बच्चों, ठीक है। ये CT स्कैन मशीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे हम चलते हैं कृषि के क्षेत्र में। बच्चों, कृषि के क्षेत्र में जो हमारा पहले खेती होता था वो अलग तरह का होता था। आज आधुनिक युग में कृषि में कौन कौन से चीज़ों का प्रयोग हो रहा है? देखिए, लिखा हुआ है, आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरण, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि उपज को बढ़ाने में बहुत अच्छी सफलता मिली है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत
उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद का प्रयोग पर बल दिया गया। मतलब खेती से जितना अधिक से अधिक हम खेती का पैदावार ले लें, इसके लिए हम जैव कृषि माने हरी खाद का प्रयोग पर इसमें बल दिया गया है। हरी खाद का प्रयोग अब किया जाने लगा है। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती। रासायनिक उर्वरक जिस तरह से खेतों में कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं, उसी तरह से हरी खाद भी भूमि को पोषण प्रदान करती है, कोई क्षति नहीं पहुंचाती। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क नियंत्रण, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में और किसका प्रयोग हो रहा है? सौर ऊर्जा का भी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा का भी यहाँ पर खेती में काम लिया जा रहा है। जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है, वहाँ छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, यहाँ बनाए हुए हैं उपकरण खेती में, खेती करने के लिए छिड़काव और ड्रिप के लिए। आगे आइए देखिए, हमारा जो अगला जो क्षेत्र है परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में किस तरह से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति हुई है। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्र में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई है। परिवहन मतलब होता है आने जाने का साधन। आने जाने साधन, सामान ढोने का साधन, लाने का, ले जाने का ये साधन। तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सुविधा हो गई है। परिवहन की प्रगति के कारण क्या हो रही है? आज जो हम पैदल जाते थे, आज चंद घंटों में यह यात्रा पूरी हो जाती है। चंद घंटों में ही यह यात्रा पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। बच्चों, रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है, फिर भी विश्व की अग्रणी पंक्ति में माने बहुत सारा विकास कर रही है कि हम बहुत आगे चलें, विश्व में बहुत आगे रहें और हम पहले नंबर पर रहें। तो हमारा देश जो है विज्ञान एवं तकनीकी में लगातार प्रयास कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक देखिए, यहाँ ई रिक्शा कैसे चलता है? ऊपर देखिए सोलर लगा हुआ है, ये सोलर से चलता है। कह रहा है परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत मेट्रो रेल, यहाँ देखिए मेट्रो रेल है। मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनोरेल आदि चलने लगे हैं। ये बुलेट ट्रेन आप देख रहे हैं, ये मेट्रो रेल और बुलेट ट्रेन यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता। आप जब दिल्ली, लखनऊ जाएंगे तो इस पर आप चढ़ सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अब ये ई रिक्शा जो है सोलर पैनल का इसमें प्रयोग किया गया है। और बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। इन गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमारा प्रदूषण रुके, पर्यावरण का प्रदूषण न हो। कह रहा है प्रदूषण मतलब जो गैस निकलती हैं, अभी डीजल जलता है तो गाड़ियों से गैस निकलता है, धुआं निकलता है, वो चीज़ न हो।
रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो रेलगाड़ियाँ जो हैं, आवागमन का जो साधन है रेलगाड़ी, उसका स्पीड इतना तेज़ बढ़ाया जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में गंतव्य स्थल पर पहुंचा जा सके। बच्चों, अब बारी आती है नंबर 8, विनिर्माण के क्षेत्र में। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। कच्चा माल जैसे रुई है, रुई से सूत बनता है। गन्ना है, गन्ना से चीनी बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना, माने बदल देना। और कम मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में कोई वस्तु का जब उत्पादन होता है, कच्चे माल से उत्पादन करके अच्छे माल में, मूल्यवान माल में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। तो देखिए, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक, बहुत सी मानवीय गतिविधियां आती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। बहुत सारे उद्योग को हम विनिर्माण कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी उद्योग आती हैं, लेकिन हम अर्थ में लेते हैं इसके विनिर्माण का अर्थ हम लगाते हैं कि औद्योगिक उत्पादन, और जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा। कह रहा है कि ये विनिर्माण क्षेत्र है, वस्तु निर्माण क्षेत्र है, जो जिसमें कि एक आदमी से होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के लिए ये सफल रहा है। एक आदमी से ये काम होना ही नहीं है, इसके लिए बहुत सारे रोजगार सृजन होते हैं और इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये देखिए, विनिर्माण वस्तु निर्माण का यहाँ चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तु निर्माण का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। विनिर्माण किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। विनिर्माण किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। माने वस्तु निर्माण जब होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाती है और इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक एवं कृषि संसाधन, हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है और कृषि संसाधन है, जब ये अच्छे वस्तु बन जाते हैं, मूल्यवान वस्तु बन जाते हैं, तो कच्चा माल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कृषि संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों से। तो जो मूल्यवान वस्तु जब इससे बनता है तो प्राकृतिक और कृषि संसाधन का मूल्य भी बढ़ जाता है और इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कह रहे हैं हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। कह रहा है कि राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेशों की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना। जैसे कोई इकाई बंद हो गया
कोई औद्योगिक संस्थान बंद हो गए तो उनके लिए यह व्यवस्था आसान होता है। इससे उसका इकाई जो बंद होता है उसकी व्यवस्था आसान हो जाती है और फिर से क्या हो जाता है कि वह उद्योग चलने लगता है। कह रहा है औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। बच्चों, अब हम आते हैं 9वां पॉइंट उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में किस तरह से विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीन प्रगति हुई है। पहले देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। देखिए, यहाँ पर पेपर मिल का चित्र बना हुआ है और ये यहाँ पर देखिए मथुरा में जो चित्र बना हुआ है। यहाँ पर पहले देश में जो उद्योग धंधे कम चल रहे थे, लेकिन आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। रहन सहन सुधर गया है। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग। यहाँ पर देखिए खनन उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग और रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब वर्तमान समय के उद्योग हैं। और क्या, और बहुत सारे उद्योग हैं जैसे बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, एल्युमिनियम उद्योग कारखाने हैं। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये सब एल्युमिनियम उद्योग कारखाने हैं। ONGC और OIL पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। ONGC और OIL पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये मथुरा उद्योग वाला। ये देखिए मथुरा रिफाइनरी। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना शुरू किया गया। इसके तहत विदेशों में कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुदेशीय कंपनी को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगे हम आते हैं उद्योग के क्षेत्र में के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में। जो 10वां पॉइंट हमारा है ऊर्जा का क्षेत्र। ऊर्जा में आज हम कई तरह के ऊर्जा इस्तेमाल में ला रहे हैं। कई तरह के ऊर्जा स्रोत हमारे इस्तेमाल में आ रहे हैं। कौन कौन ऊर्जा स्रोत? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हम प्रयोग कर रहे हैं। कह रहा है कि ऊर्जा के कुछ स्रोत को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है।
कुछ ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनको हम लगातार उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी निश्चित अवधि के बाद फिर पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कह रहा है कि इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। किस प्रकार के? जिसका कि हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जिस स्रोतों का हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे नवीकरणीय माने फिर से नवीनीकरण किया जा सकता, अक्षय माने उसका क्षय नहीं होता है, ऐसे ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करते हैं और इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार अधिक नहीं है। कैसे हैं? सीमित हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार कैसे हैं? सीमित हैं। अधिक होता तो खत्म होता ही नहीं, सीमित है। इनके खत्म होने में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। बच्चों देखिए, यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर सेल पैनल। अब हम इससे भी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ये सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का अथाह स्रोत है जिसका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं और यह स्रोत कभी समाप्त होने वाले नहीं है। कुछ ऊर्जा स्रोत ऐसे हैं जिनको कि देखा जाए तो समाप्त होना ही नहीं है। देखिए, अनुमानतः वर्तमान में भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय, भूतापीय ऊर्जा आदि एक ऐसे स्रोत हैं नवीकरणीय। यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिए ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पृथ्वी भूतापीय, वन जैव मात्रा ऊर्जा, जल शक्ति, जैव ऊर्जा। इस तरीके से आप नवीकरणीय स्रोतों के बारे में देख रहे हैं। इनका नवीनीकरण होता है। कह रहा है अनुमानतः वर्तमान में भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय, भूतापीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके प्रयोग से पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सकता है। इनका उपयोग जब हम करेंगे तो हम किससे बच सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि वह एक छतरी के तरह कार्य कर रहा है और नीचे इतनी गर्मी बढ़ रही है कि उससे ऊपर गर्म हवा उठ नहीं पा रही है उसके दबाव के कारण। और हम इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं। ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में
सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। जो नवीकरणीय स्रोत हैं, ये सबसे अच्छा जो है वो सौर ऊर्जा है, जो कि कम प्रदूषणकारी है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। अनवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत है, आप देख सकते हैं, अनवीकरणीय, जिनका कि हम कभी नवीनीकरण नहीं कर सकते, अनवीकरणीय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेट्रोल, कोयला, रसोई, मिट्टी का तेल, ये सब गैस किससे निकाले जाते हैं? ये सब जीवाश्म ऊर्जा है। जीवाश्म मतलब का लाखों वर्ष पूर्व ये जमीन से दबे हैं नीचे, और जमीन से फिर निकाले जा रहे हैं, उनका शोधन करके हमें मिल रहा है। तो अब इनको प्राप्त करने में फिर अन्य लोगों को लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार जो ऊर्जा के स्रोत हैं, कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, और कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। नवीनीकरण जिनका किया जा सकता है वो नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, और नवीनीकरण जिनका नहीं किया जा सकता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं। तो नवीनीकरण वाले ऊर्जा स्रोत का भंडार कभी समाप्त नहीं होता, और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का भंडार खत्म होने के कगार पर है। बच्चों, आइए हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। जो व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। व्यापार केवल कहेंगे तो खरीदना और बेचना, क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। और वाणिज्य मतलब होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं को क्रय विक्रय माने खरीदना बेचना। तो इस तरह से आरंभ में व्यापार एक सामान से दूसरे सामान, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। शुरू जब हुआ प्रारंभ में, तो एक सामान ले करके और दूसरा सामान बदल करके बदला दे दिया जाता था। बाद में क्या हुआ, वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी, बिल अथवा पत्र मुद्रा से हुई। वस्तुओं को किससे बदला जाने लगा? धातुओं से, सिक्के से, बिल से, पत्र मुद्रा से। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग होने लगा। नवीन तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं ई व्यवसाय, वाणिज्य ई व्यवसाय, ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। ई व्यवसाय और ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है, और इस माध्यम के अंतर्गत न केवल खरीदना बेचना, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं, व्यापार के लिए भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। फिर क्या हुआ, इंटरनेट के माध्यम से, ये देखिए स्वाइप मशीन है, स्वाइप मशीन अब आ गया है। ये इसमें क्या होता है, आप कार्ड को डालिए
और डाल करके अपना पैसा जितना बिल है चुकता कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार भी किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार होता है। आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, इंटरनेट में भी देखा होगा, कोई भी चीज़ का कितना प्रचार होता है। तो इसको कहते हैं क्या? ई वाणिज्य, ई व्यापार। ई वाणिज्य में क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। और क्या कौन सारी सेवाएं हैं? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, ये सब ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं और अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप घर बैठे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, इन कंपनियों के माध्यम से आप सामान को खरीद सकते हैं और ये सब अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं लोग, ये कंपनियां। बच्चों, ये जो 12वां पॉइंट ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का जो विकास हुआ है, विज्ञान और तकनीकी की प्रगति हुई है, इसके बारे में हम चलते हैं कि कितनी प्रगति हुई है। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधा, सरकार की जो सुविधाएं हैं वो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस कहलाता है या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। जो सरकारी सूचनाएं होती हैं, सरकारी सेवाएं जो होती हैं, ये ऑनलाइन हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। सब चीज़ ऑनलाइन होता जा रहा है, अच्छे शासन का पर्याय होता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा रही है। इसके द्वारा, ई शासन के उपयोग के द्वारा बहुत ही कुशल और पारदर्शी और जवाबदेह शासन हो जा रहा है। इसके अंतर्गत शासन संबंधित सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। सभी सूचनाओं को कहाँ उपलब्ध करा दिया जाता है? इंटरनेट पर। विद्यालय में दाखिला हो, जैसे विद्यालय में हम लोग एडमिशन लेते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं? ई गवर्नेंस के द्वारा बिल भरना हो, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं। आगे बच्चों, भारत में ई गवर्नेंस की भूमिका जो है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, भारत को घेर दिया है। यहाँ पर दिखाया है कि संपूर्ण भारत इससे लैस है, मतलब पूरा भारत पूरे भारत में यह सुविधा चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को
सूचना और प्रौद्योगिकी के सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में राष्ट्रीय ई शासन, जिसको कहते हैं NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CSC स्थापित किए गए हैं। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल इंडिया को हम कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन। कह रहा है कि डिजिटलाइजेशन मतलब सभी प्रकार की जो जानकारी हैं सभी प्रकार की जो जानकारी हैं वो कंप्यूटर पर ही मिल रहे हैं, इंटरनेट से प्राप्त हो रहे हैं। यही है डिजिटल शासन और यही है डिजिटलाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हुई है। अब बच्चों, हमने इस पाठ में यही सीखा कि 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिनांक 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। शिक्षा के लिए समर्पित कौन सा उपग्रह है? एडुसेट। टेलीचिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन हैं। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है और ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अब मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में अभ्यास के प्रश्न के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।